करते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर दैट इज डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो डेमोग्राफी सुनते से ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है एंड लेट अस बाइफरकेट इट फर्दर। तो डेमोस मीन पीपल एंड ग्राफिक मीन्स to describe. It is basically composed of two words. Demos means people, graphic means to describe. इसका मतलब क्या है? Description of people. तो what is demography? It is basically systematic study of population. साथ ही साथ इसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो it study trends and processes associated with the population, जिसमें आपका birth rate आ जाता है, death rate आ जाता है ना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आ जाता है, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन आ जाता है। तो इसमें आप देखते हो ना कि मतलब कि एडल्ट कितने हैं, है ना, ओल्डर एज के पीपल कितने हैं, ये सारी चीजें हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। डेमोग्राफी कितने टाइप्स की होती हैं? इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। तो फॉर्मल डेमोग्राफी में हम देखते हैं इट इज बेसिकली, इसमें नंबर का खेल है, लार्जली क्वांटिटेटिव फील्ड होता है ये। ऑल्सो इट इज कंसर्न्ड विथ मेजरमेंट एंड एनालिसिस। इनके पास हाईली डेवलप्ड मैथमेटिकल टूल होते हैं जिनसे एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन को। ओके, सोशल डेमोग्राफी मीन्स, सोशल डेमोग्राफी इज बेसिकली रीजन्स एंड कॉजेस होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो इट स्टडी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सोशल डेमोग्राफी का दूसरा नाम जरूर से ध्यान रखना है आपको, इट इज पॉपुलेशन स्टडीज। ऑल्सो इट इंक्वायर्स इनटू वाइडर कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंजेस। तो पॉपुलेशन में जो भी चेंज हो रही है, उसका स्ट्रक्चर अगर बदल रहा है तो व्हाट इज द कॉज, इसका कॉज क्या है, ये सारी चीजें हम सोशल डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेमोग्राफी एंड सोशियोलॉजी, मतलब हम सोशियोलॉजी में डेमोग्राफी को क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखो क्यों, क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ना, ये डेमोग्राफी के बिना कुछ है ही नहीं। सी हियर, demography is a field that is of special importance to sociology. In fact, the emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography. दो processes हुई roughly at the same time in Europe during the later half of 18th century. क्या थी वे? Formation of nation states, beginning of modern science of statistics. तो ये दो processes हुई जिसके वजह से ना इट ऑड अ लोड टू डेमोग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव सीयूईटी। तो फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कब हुआ था? देखो, अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790। तो 1790 में अमेरिका ने फर्स्ट मॉडर्न सेंसस करवाया था, जब देखो कई देश आज़ाद भी नहीं हुए थे, तब की बात है। कितने एडवांस हैं ये लोग एक तरह से। ओके, सो सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया बाय ब्रिटिश। तो इंडिया में कब सेंसस हुआ? तो इट इज बेसिकली इन 1876 टू 1872 के दौर में हुआ था, ठीक है। और इंडिया में रेगुलर 10 ईयरली सेंसस कब शुरू हो गए ऑफिशियली इन इंडिया? सो 80-81 में, जरूर से ध्यान रखना है डेट्स ये, ठीक है, 80-81। Okay, now we are moving to the next, that is first census conducted in independent India in 1951। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1951 में फर्स्ट सेंसस इंडिया का कंडक्ट हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया का, ठीक है, जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद। मोस्ट रिसेंट सेंसस 2011 में। क्यों 2021 में क्यों नहीं हो पाया? Because of COVID-19. Okay. How many census have been conducted since 1951? तो 1951 से आप देखोगे ना, तो 1951 से 2011 तक जो है हमारे पास 7 डेकेनियल सेंसस हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास 7 सेंसस अभी तक जो है कंडक्ट करवा चुके हैं। इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। क्यों इंडियन सेंसस क्यों है लार्जेस्ट exercise in the world? क्योंकि since China which has likely जो है कि large population, उसका slightly large population doesn't conduct regular census. चाइना के पास large population तो है लेकिन वो census regularly नहीं करवाता है, even मतलब ऐसे होता है ना कि बताता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया तो
फर्स्ट ऐसा है पॉपुलेशन में अभी, बट अभी के लिए आपके बुक में यही है कि इंडिया का सेंसस इज सच अ लार्ज एक्सरसाइज, बट बुक में अभी पब्लिश नहीं हुई है कि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में, ठीक है। तो डेमोग्राफी का यूज क्या है, व्हाट इज द यूजेस ऑफ डेमोग्राफी? सो इट इज बेसिकली, इसमें क्या होता है कि डेमोग्राफी, अगर आपको पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पता होगा तो आप प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे, अपने प्लान्स को गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट अच्छे से कर पाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, आपको स्पेसिफिकली आप चीज़ों को देख पाओगे, जिससे सोशल वेलफेयर होगा, जनरल पब्लिक को जो है लाभ मिलेगा अगर आपके पास अच्छा खासा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर रहेगा अपने कंट्री का, तो ठीक है। सो इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्यों, क्या यूज है इसका कि ये हेल्प करता है टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट द स्टेट पॉलिसी, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा मदद करता है, ठीक है। एंड ये एक टॉपिक है, जैसे एग्रीगेट स्टैटिक्स क्या होते हैं, तो इट इज़ बेसिकली जब बहुत सारा डेटा आपके सामने रख दिया जाए तो वो होता है एग्रीगेट स्टैटिक्स। जैसे लार्ज कलेक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑफर ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल फिनोमिना। मतलब ये है कि बहुत सारा डेटा आपके पास रख दिया जाए तो होता है एग्रीगेट स्टैटिक्स। एग्जाम्पल में पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, सॉरी डेथ रेट्स हो गए, है ना, स्टडी ऑफ सुसाइड्स। सो डेथ रेट्स क्या होता है, मतलब कि बहुत लोगों की, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ होगी तब जाके आपका डेथ रेट काउंट होता है, तो उसको हम एग्रीगेट स्टडीज में डालते हैं। स्टडी ऑफ सुसाइड इन द सेंस व्हाट, तो बहुत लोग जब सुसाइड करते हैं तब जाके उसको हम एग्रीगेट स्टैटिक्स में डालते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, बहुत लोग, ठीक है। इमाइल दरखाइम जो है विच सोशियोलॉजिस्ट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सुसाइड्स, तो इमाइल दरखाइम जरूर से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, अब आपको ध्यान देना है जरूर से। सो माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सो इसमें हम देखेंगे तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो है ये थियरी देते हैं, दैट इज माल्थुजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो इनकी बुक है एसे ऑन पॉपुलेशन रिटन बाय थॉमस माल्थस, पब्लिश्ड इन 1798। ओके, तो इसमें ये बताते हैं कि पॉपुलेशन ट्रेंड्स टू ग्रो एट मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस, रोटी कपड़ा मकान, है ना, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ईपी में बढ़ रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे 2, 4, 6, 8, ये नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो कि +2 के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, मतलब इनटू 2 के हिसाब से बढ़ रहा है, ओके, इनटू 2 के हिसाब से बढ़ रहा है। एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हो गया आपका 2, है ना, 6, सॉरी 2, 4 एंड 6, ये आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो गया, ये जीपी में हो गया, इन पॉपुलेशन ग्रोथ जो है जीपी में काउंट हो रहा है। तो 2, है ना, 4, 8, तो आप इस 8 के नीड को 6 से कैसे सेटिस्फाई करोगे, है ना। तो मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है ये एपी में बढ़ रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये जीपी में बढ़ रहा है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। तो दैट्स व्हाई ही सेड कि पॉपुलेशन, या बोलो आप कि ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी। तो इसको कुछ नेगेटिव भी लिया गया है, नेगेटिव आउटलुक लिया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है ना कि ऐसी बात नहीं है, जैसे माल्थस ने डायरेक्टली बोल दिया कि ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी। तो ये तो आपने समझ लिया कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मेथड है। तो एक तो पॉजिटिव चेक है जो माल्थस ने मेंशन किया, तो इसमें ये बताते हैं कि इट इज नेचर वे ऑफ डीलिंग विथ इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। जैसे कि ये नेचर का तरीका है, नेचर अपने आप जो है, आपने देखा था कोविड-19, है ना, तो और भी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स वगैरह, है ना, ये सारी चीजें अब इनविटेबल है, मतलब आप, है ना, कि इसको रोक नहीं सकते हो, है ना, ये आते रहेंगे।
और ये नेचर का वे है टू डील विथ इम्बेलेंस, जो आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उससे डील करने का नेचर का तरीका है ना। एंड फेमाइंस जैसे हो गया, भुखमरी आप देखते हो, डिसास्टर्स मैंने बताया आपको, है ना। तो एक होता है पॉजिटिव चेक, ध्यान रखना, एक होता है प्रिवेंटिव चेक। तो इसमें प्रिवेंटिव चेक में उन्होंने मेंशन किया पोस्टपोनिंग है, बेसिकली ये तो नेचुरल हो गया, ठीक है। इसमें मैन मेड बोल सकते हो आप प्रिवेंटिव चेक में, जिसमें आप मैरिज, पोस्टपोनिंग मैरिज, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, सेलिब्रेशन, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। एंड तो इस थ्योरी को काफी जो है चैलेंज भी किया गया, क्रिटिसाइज भी किया गया। माल्थस हैव टोल्ड कि ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू लिव इन पॉवर्टी, तो इसको वो एक निगेटिव आउटलुक दिया गया एंड चैलेंज भी किया गया। तो कोई भी थ्योरी क्यों ना आ जाए, चैलेंज तो करेंगे ये लोग, है ना। इसमें ये बताते हैं चैलेंजेस में कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आप जो अगर होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है हम कवर कर पाएंगे, मतलब इकोनॉमी हमारी सही रहेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन economic growth could outstrip the population growth, okay। And the second refutation is कि historical experience of यूरोपियन कंट्रीज, जैसे आप देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है ना कि बर्थ रेट जो है ये डिक्रीज हुआ एक तरह से, है ना। एपिडेमिक्स जो है कंट्रोल हो गया, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों की जो है अच्छी रही, बर्थ रेट भी सही था, है ना। तो डिस्पाइट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सही रही, फूड प्रोडक्शन भी सही रहा। तो ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जबकि माल्थस तो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो स्टार्वेशन होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डिस्पाइट द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बोथ द फूड प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू राइज इन यूरोपियन कंट्री, ये एक्सपीरियंस किया गया है, ठीक है। तो इसका रेफरेंस देके इनको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि जो है कि गरीबी जो है वो इसलिए आती है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। पॉपुलेशन ग्रोथ से गरीबी नहीं आ रही है, गरीबी आ रही है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीजों से, जो रिसोर्सेस है हमारे पास उसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट्स व्हाई। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट critics argue that problems like poverty and starvation were caused by the unequal distribution of economic resources rather than by population growth, okay। तो फर्स्ट थिंग आपने क्या देखा, फर्स्ट थिंग तो ये था कि कैसे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन आउटस्ट्रिप द पॉपुलेशन ग्रोथ, एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस भी हैं देखिए आपने। और लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स बताते हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की वजह से जैसे गरीबी आती है, ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ की। तो ये इसके क्रिटिक्स हैं, ओके। तो another significant theory in demography that is theory of demographic transition। तो इसमें हम देखेंगे 3 phases of population growth। तो फर्स्ट पेज में होता ही हुआ है कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, क्यों? क्योंकि कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट्स हैं वो लो होते हैं क्योंकि दोनों बर्थ और डेथ रेट जो है हाई होता है। तो रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो नलिफाई हो जाती है चीजें, तो जो नेट ग्रोथ रेट होता है वो लो होता है। और अगर आप सेकेंड जो फेज है उसको देखोगे तो इसमें बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट लो होता है। क्यों होता है बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो क्यों हो जाता है? तो डेथ रेट इसलिए लो हो जाता है क्योंकि अब कंट्री जो है ये अब बैकवर्ड से एडवांस स्टेज पे पहुंच रही है, ट्रांजिशन हो रहा है एक तरह से, है ना। इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी जो चलो अब हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छी खासी, इसीलिए डेथ रेट जो है कंट्रोल हो पाया तो लो हो जाता है। एंड बर्थ रेट हाई रहता है तो ट्रांजिशनल स्टेज होता है, और बर्थ रेट हाई होने से डेथ रेट लो होने से इसमें एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
इसमें क्या होता है कि डेथ रेट्स आर ब्रॉट डाउन क्विकली ड्यू टू एडवांस मेथड ऑफ डिसीज कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन। लेकिन आप बर्थ रेट को नहीं कंट्रोल करते हो तो पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। और थर्ड फेज में आप देखोगे तो ग्रोथ रेट लो होता है। क्यों लो होता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बर्थ रेट हाई होता है, सॉरी लो होता है। लो इसलिए होता है क्योंकि पीपल आर लिटरेट, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो जाएगी तो बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, है ना, ज्यादा ग्रो अगर हो जाएगी तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने में प्रॉब्लम हो जाएगी रिसोर्सेज का। तो दैट्स वाई बर्थ रेट जो है लो होता है। और डेथ रेट लो इसलिए होता है क्योंकि इनके पास अच्छी खासी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, है ना, तो इसलिए डेथ रेट लो होता है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इंडिया जो है ये सेकेंड फेज में आता है। देखो यहाँ पे, इन इंडिया टू द डेमोग्राफी ट्रांजिशन इज नॉट एट कंप्लीट एज द मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिड्यूस। क्या हुआ कि मोर्टेलिटी जो है रिड्यूस हो गई है, बट द बर्थ रेट हैज नॉट बीन ब्रॉट डाउन टू द सेम एक्सटेंट। तो होता क्या है इसमें, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि डेवलप्ड कंट्री में क्या है कि ग्रोथ रेट लो है ना, तो ये डेवलप्ड कंट्री में होता है। एंड इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो ये काफी इजी टॉपिक था, तो इससे आप लिख सकते हैं। एंड एट दिस पॉइंट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगी, अगर ये सही रहेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी ओवरऑल सही रहेगा, है ना, तो उससे कंप्लीटली लिंक्ड है। सो मेंशन दिस पॉइंट, ओके। अब हम देखते हैं कॉमन कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर। पहले भी हमने इसे पढ़ रखा है, सो काफी इजी कंसेप्ट्स हैं, फिर भी ध्यान दीजिए। बर्थ रेट, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन 1000। तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर होंगी। डेथ रेट इज टोटल नंबर ऑफ डेथ्स in a particular area divided by 1000 population, 1000 people, okay। तो जैसे मान लो कितने लोगों की डेथ हुई है पर 1000 people, ठीक है, कितने लोगों का बर्थ हुआ है पर 1000 people इज बर्थ रेट, एंड डेथ रेट तो आपने समझ लिया। ग्रोथ रेट, और ग्रोथ रेट का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो इसमें होता है कि डिफरेंस बिटवीन डेथ रेट एंड बर्थ रेट, मतलब कि जो आपका डिफरेंस आएगा बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच, उसे हम ग्रोथ रेट बोलेंगे, ठीक है। उससे पता चलती है कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। इसे रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कहते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन कब रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंचती है, तो जब बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस 0 होता है या फिर थोड़ा कम, वेरी स्मॉल होता है, तब पॉपुलेशन या तो स्टेबलाइज हो जाती है या फिर रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। मतलब कि बर्थ रेट डेथ रेट को ऐसे रिप्लेस कर रहा है, फिर इसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो, ठीक है। तो ये जैसे रशिया, जापान, इटली, यूरोप, ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप ये होता है, तो इसमें है कि कितने बच्चे जीवित, मतलब जीवित जन्म लिए, है ना, पर 1000 वुमेन, तो इसे फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट अ हाइपोथेटिकल वुमन वुड हैव इफ शी लिव्ड थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। मतलब ये है कि जैसे इनका जो 15 से 49 इयर्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इस दौर में कितने बच्चों को जन्म देती हैं एक महिला, हाइपोथेटिकल वुमन, तो उसे टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चों का जन्म हुआ विद इन द रिप्रोडक्टिव
एज ग्रुप, उसे टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तो हम सबको पता है कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ्स, है ना, कि कितने बच्चे मतलब डेथ को प्राप्त करते हैं पर 1000 लाइव बर्थ। सो नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1 साल कंप्लीट किए बिना, मतलब अपना पहला बर्थडे मनाए बिना कितने बच्चे का डेथ होता है ना, पर 1000 लाइव बर्थ, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये तो पता है कि मतलब कितना कोई जिएगा, है ना। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, तो इसमें क्या है कि जैसे इंडिया का तो शायद 60 to 70 है एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो इसमें हम अनुमान जो लगाते हैं कि कितना कोई एवरेज पर्सन, नॉर्मल पर्सन जिएगा, सरवाइव करेगा कितने सालों तक। ठीक है, सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ गिवन एरिया एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, मतलब एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया ले लो, एक गिवन टाइम पीरियड ले लो, मतलब मान लो 2011 से लेके 2021 तक ले लो, है ना। तो ये गिवन टाइम पीरियड हो गया, गिवन जियोग्राफिकल एरिया हो गया, और इस एरिया में आप देखोगे कि कितनी महिलाओं का जन्म हुआ पर 1000 में, है ना, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, सो ये होता है कि गिवन टाइम पीरियड, मतलब कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं हो, एग्जाम्पल था। तो नेचर सिम्स टू प्रोड्यूस, इसके बारे में कुछ काफी जानकारी है कि नेचर सिम्स टू प्रोड्यूस 943 to 952 फीमेल्स पर एवरी 1000 मेल्स, है ना। तो नेचर काफी फेवर में है एक तरह से। स्टिल सेक्स रेशियो इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स, बेटर रेसिस्टेंस ऑफ गर्ल्स अगेंस्ट डिसीज, तो क्यों है फेवर में, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो डिसीज को, जैसे उनके अंदर एक रेसिस्टेंस पावर होती है, तो दे रेसिस्ट अगेंस्ट डिसीज। ओके, और वुमेन हैव आउटलिव्ड मेन इन मोस्ट सोसाइटीज, आप देखोगे सोसाइटीज में भी तो ज्यादा ओल्डर वुमेन मिलती हैं आपको रेदर देन मेन। ठीक है, तो दे हैव आउटलिव्ड मेन इन मोस्ट सोसाइटीज, और उनका रेसिस्टेंस पावर भी ज़्यादा होता है। और बहुत सारी कंट्रीज में आप देखोगे तो मतलब 1000 मेल्स पे 1050 फीमेल्स आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जब इतना फेवर में है नेचर इनके, तो फिर मतलब हमें डिक्लाइन क्यों देखते हैं हम सेक्स रेशियो में, है ना। तो क्यों देखते हैं, वो इसलिए है क्योंकि बायस्ड सोसाइटी है ना, सोसाइटी है। अभी भी आप देखोगे तो जो चाइना है, इंडिया है, साउथ कोरिया है, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो जो है ये बहुत कम है। क्यों है कम, क्योंकि इनका सोशल और कल्चरल नॉर्म्स जो हैं ये इनको अलाउ नहीं करते हैं। दे आर लाइक कि कल्चरली अब चाइना में सन प्रेफरेंस होता है, आपको पता होगा, इवन इंडिया में भी। तो इनका कल्चरली ये लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो सन ही चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ज़्यादा बायस्ड है सोसाइटी। ठीक है, तो चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया में आपको डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो मिलेगी ड्यू टू सन प्रेफरेंस। ओके, अब एज स्ट्रक्चर क्या होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटेड टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब कि मान लो एडल्ट्स कितने हैं, टीन्स कितने हैं पूरे पॉपुलेशन में। जैसे पूरे पॉपुलेशन में तो एक छोटा बेबी से लेकर एक ओल्ड मैन तक हुआ, तो उसमें टीन का जो एज ग्रुप है तो ये कितने हैं, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, मतलब टीन्स को मान लो या ओल्ड एज के पीपल कितने हैं, है ना, एज ग्रुप्स रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब पूरे पॉपुलेशन में अगर पूरा पॉपुलेशन आपका 1 लाख है ना, तो इसमें टीन्स कितने हैं, है ना। अगर बात करें तो फिर टोटल पॉपुलेशन में ओल्ड एज मेन कितने हैं
फीमेल कितने हैं या लोग कितने हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन एक तरह से रेशियो है। ओके, सो एजिंग ऑफ पॉपुलेशन में क्या है कि विद डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव्स एंड यंगर पॉपुलेशन डिक्रीजेस, है ना। कि अभी इंडिया में भी आप देखोगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी गई है ना? पहले भी आज़ादी के बाद से तो काफ़ी हद तक सही हो गई चीज़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जब आपका पॉपुलेशन एज कर रहा हो, है ना, जब पॉपुलेशन आपका एज कर रहा हो, मतलब कि जो लोग हैं वो अब उनकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है, एक तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आपने देखी ही कि कोई व्यक्ति एवरेज पर्सन कितना जिएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो पे देखते हैं, तो इसका होता है कि मेजर पॉपुलेशन ऑफ population composed of dependents, elderly and children compares in with non-working population, है ना। तो इसमें है कि जैसे कितना जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ध्यान रखना इनका एज ग्रुप क्या होता है, 15 से 64 ईयर्स, इट कैन बी आल्सो। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है और जो नॉन वर्किंग है, तो जो नॉन वर्किंग है वो वर्किंग पे डिपेंडेंट है एक तरह से अपनी चीज़ों के लिए। तो जो नॉन वर्किंग है उसमें चिल्ड्रन आ जाते हैं, बहुत बुजुर्ग महिलाएं, बूढ़े लोग, है ना, महिलाएं हो गए, पुरुष हो गए, तो बहुत बूढ़े लोग, वे लोग आ जाते हैं। तो इट मेजर्स प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कंपोज्ड ऑफ डिपेंडेंस, मतलब कितने डिपेंडेंस है, नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग है उस पे कितने डिपेंडेंट है, उसका एक रेशियो निकालता है कि चलो इतने लोग डिपेंडेंट है इतने लोगों पे, एक तरह से, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्कर्स, है ना। कि एक तरह से आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो वर्कर्स का प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है एकदम अचानक से, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो नॉन वर्कर्स कम होंगे एक तरह से, है ना, कम होंगे। तो वही है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस इन कंपैरिजन। अब हम कंपेयर करेंगे कि प्रोपोर्शन ऑफ नॉन वर्कर्स, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है, हमेशा तो नहीं देखने को मिलता है ना, क्योंकि जो वर्कर्स हैं ये भी तो आगे जाके बूढ़े होंगे ना भाई, ये भी आगे जाके बूढ़े होंगे और फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑन वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है एक तरह से, ठीक है। तो ये रहा आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। आई होप ये क्लियर है आपको। तो रीजंस फॉर फेमाइन्स क्या है कि हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, और कुपोषण जब होता है, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एडुकेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स। इसका मतलब है कि इनएबिलिटी टू बाय थिंग्स व्हेन वी आर अनेबल टू बाय थिंग्स। ये किसने दिया है ये कंसेप्ट, इट इज गिवन बाय अमर्त्य सेन, अ ग्रेट स्कॉलर। ओके, सो अब एक क्वेश्चन आता है उठ के कि why is it difficult to bring birth rates down? डेथ रेट तो हम कम कर लेते हैं by improvement in facilities, health infrastructure हो गई और भी चीजें हो गई, तो डेथ रेट तो कम कर लेते हैं, बट why birth rates are still increasing and increasing only? तो सबसे पहली बात है कि लिटरेसी, है ना, जब तक लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ लो पॉपुलेशन समझ नहीं आएगा तब तक बर्थ रेट्स डाउन होना इज काफ़ी डिफिकल्ट। ओके, सो पहली बात तो लिटरेसी हो गई कि यू विल हैव टू मेक पीपल रियलाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ लो पॉपुलेशन। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना तो है ही कि कुछ रिलीजन या कुछ कल्चर के लोग जो हैं बिलीव करते हैं कि जैसे उन्हें ज़्यादा बेबी हो या ज़्यादा बर्थ रेट उनका सही रहे, मतलब ज़्यादा बर्थ हो, तो गॉड के लिए, उनके लिए वो काफ़ी कल्चरल फिनोमेना है ना। और जब आप इंटेंस एजुकेशन लाओगे तो एक तरह से आप कम भी कर सकते हो, व्हेन यू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लो पॉपुलेशन। ये हमने बात कर ली।
ठीक है, तो ये सारे रीजन्स हैं एंड दिस इज अ क्वेश्चन जिसका आंसर आप सोच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन में मेजर जो पॉपुलेशन हो वो यंग पॉपुलेशन है ना। इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री वैसे, है ना, यंग पॉपुलेशन है। तो इससे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स, जब यंग वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, 15 से 64 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इन कंपैरिजन टू नॉन वर्कर्स। तो एक कंट्री को एक तरह से आगे ले जाने वाली बात है। पर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया बहुत लंबे समय से इट इज़ बेटलिंग विथ अनएम्प्लॉयमेंट। जब आपके पास पॉपुलेशन तो है, यंगेस्ट पॉपुलेशन तो है, बट आप अपने लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हो, तो हाउ, मतलब इसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा ना, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है आपके इंडिया का, ठीक है, हमारे इंडिया का। सो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीज इन द proportion of workers in comparison to non-workers। वर्किंग एज ग्रुप तो हमने डिस्कस की ही है, ठीक है। तो इंडिया इज फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमने देखा कि कैसे अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लेकिन चैलेंज ये है कि आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो अपने पॉपुलेशन को। तो अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। तो एज एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो बिगन टू कंप्यूटेड इन 1961। ध्यान रखना, CUET वाले बच्चे तो जरूर से ध्यान रखना, CUET वाले जरूर से ध्यान रखना कि 1961 में, इससे पहले क्या होता था कि कॉमन सेंसस होता है, एज स्पेसिफिक नहीं होता था, है ना। तो एज स्पेसिफिक होने से हमें क्लियर डेटा मिलने लगा, और क्लियर डेटा, ठीक है। एंड जब भी सेक्स रेशियो की बात आए, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश का नाम आपके मुंह पे, जुबान पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरियाणा में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है 793 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ओके। और अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Again, let us see this pyramid in your book। तो 2001 का जो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे फीमेल्स को डिनोट कर रहा है, राइट, एंड दिस वन डिनोटिंग टू मेल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। लेकिन 2026 में काफ़ी यहाँ पे बल्ज क्रिएट हो रहा है। कहाँ से? जैसे यहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ से। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ तक बल्ज काफ़ी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है, वर्किंग पॉपुलेशन हाई हो रही है। आप इस एज ग्रुप पर बल्ज क्रिएट हो रहा है, तो वर्किंग पॉपुलेशन हाई हो रही है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो प्रोजेक्शन है, ये लोअर मोस्ट प्रोजेक्शन है आपका, यहाँ पे ये कितना ज़्यादा जिसे बड़ा है, क्यों है? बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। और ऊपर आप देखोगे तो ये कम है, मतलब डेथ रेट भी एक तरह से कम है। और 2026 पे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो चूंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है ना, इसके कंपैरिजन में 2001 के कंपैरिजन में कम है। तो कुल मिला के ये है कि 2026 में जो है बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही सही होने, मतलब सही है काफ़ी हद तक, और वर्किंग पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी एनालाइज द ग्राफ। और आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट हैज़ एक्वायर्ड एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। तो भारत का कौन सा स्टेट डेवलप्ड कंट्री की तरह एज स्ट्रक्चर को एक्वायर किया है? कमेंट्स में जरूर से बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो एक बात है कि जैसे कमेंट्स में आप आंसर बताते हैं तो उसका टाइम, जो वीडियो का टाइम है, उसके साथ साथ लिखा करें कि क्या है इसका आंसर, ठीक है, वरना काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, क्योंकि स्टेट्स तो काफ़ी हद तक सेम ही हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर में। सो
अब हम बात करते हैं रीजन बिहाइंड लो सेक्स रेशियो। ओके, तो इसमें डेथ ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, तो मेटरनल मॉर्टेलिटी है ना, जब मदर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, तो उसे हम डेथ ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, जैसे आप देखोगे तो सेलेक्टिवली जब मार दिया जाता है ना, पहले फीटस का देखते हैं कि सेक्स क्या है ना, वेदर इट इज मेल और फीमेल। उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या हो जाती है, आपने सुना होगा। तो रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स जो हैं ये काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करते हैं कि हमें तो अपने कल्चर में मेल ही चाहिए, सन ही चाहिए, ऐसी चीज़ें। ये जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का प्रेफरेंस जो है, ये चीज़ें हैं। और सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन, जैसे आप देखते हो कि अल्ट्रासाउंड का यूज करके ये लोग जैसे मिस यूज करके एक तरह से, और सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन करवाते हैं। तो एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ गर्ल बेबीज, जैसे भाई जैसे एक घर है तो उसमें काफ़ी डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है टू द फीमेल बेबी एंड द मेल बेबी। ओके, तो डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड सीवियर नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबी इन इन्फेंसी। तो अब देखोगे तो जब पता चलता है कि भाई गर्ल बेबी है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है कि नहीं, वी विल प्रेफर द मेल बेबी रेदर देन गर्ल बेबी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड, सो ध्यान रखना है सारे पॉइंट्स। ओके, तो अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि इट इज स्ट्राइकिंग दैट द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इज फाउंड इन मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट। तो क्यों है, मतलब कि जो सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो सबसे समृद्ध राज्यों में क्यों है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 27 सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में हम देखेंगे। और ये ध्यान रखना कि ये PYQ है बोर्ड का, है ना, तो बी सीरियस अबाउट दिस एंड लेट अस टॉक कि क्यों है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं द रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो सीम्स टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। इट इज स्ट्राइकिंग दैट लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आर फाउंड इन मोस्ट प्रॉस्परस रीजन्स इन इंडिया। यहाँ से मिनी स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे फॉर रिसेंट ईयर, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली are having high per capita income and the child sex ratio of these states is still low. क्यों है? So the problem of selective abortions, वही मैंने बताया कि कैसे selective abortions होता है। देखोगे ना तो ये जैसे राजस्थान, हरियाणा और some part of उत्तर प्रदेश, तो इधर भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो और is not due to poverty, है ना, इग्नोरेंस ऑफ लेक ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं कुल मिला के। समटाइम्स इकोनॉमिकली प्रॉस्परस फैमिली डिसाइड टू हैव फीवर चिल्ड्रेन ना, जो ज़्यादा समृद्ध लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें कम चाइल्ड हो, और जब ये लोग ये चाहते हैं कि कम चाइल्ड हो तो उससे ये चूज करते हैं कि फीमेल बेबी होने से अच्छा है कि मेल बेबी हो, है ना। तो दे मे ऑल्सो विश टू चूज द सेक्स ऑफ देयर चाइल्ड। ओके, ठीक है, दिस बिकम्स मोर पॉसिबल विथ अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, है ना। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी के यूज करके जो फीटस का सेक्स होता है उसको वो लोग देख लेते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज पास्ड स्ट्रिक्ट लॉ बैनिंग दिस प्रैक्टिस एंड इम्पोजिंग हैवी फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट। तो ये सारी चीजें तो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इसको जो है बैन किया है कि भाई अल्ट्रासाउंड इसलिए नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा डिस्कस करते हैं यहाँ पे बैनिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो कैसे गवर्नमेंट जो है इस पे एक्शन लेती है, इसको तो आप ध्यान रखेंगे। और प्लीज़ मेंशन और प्लीज़ राइट दिस पॉइंट्स अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो बैनिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड में देखोगे तो जैसे गवर्नमेंट, अल्ट्रासाउंड का काम क्या होता है कि जो बच्चे में मेल या फिर फीमेल हो, कोई भी हो, बच्चे में जो है फीटस में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको हम देख पाए कि वो बच्चा होने लायक है या नहीं, है ना, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को माइंड कर पाए, उस चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड होता है ना। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के से। इसको हमने बैन, जैसे गवर्नमेंट ने इसको बैन किया कि
इसके वजह से जैसे अल्ट्रासाउंड का यूज करके जो पीपल हैं वो अपने बच्चे का, अपने फीटस का जो है सेक्स को डिटरमाइन या देखने की कोशिश कर देते हैं रेदर देन की जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसको बैन किया गया। रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, और इसको और ज़्यादा मतलब उस पर प्रभाव डाला गया, इसको स्ट्रेंथन किया गया कब 2003 में। तो ध्यान रखना कब ये फोर्स में आया, कब ये स्ट्रेंथन हुआ। एक और चीज़ आप देखोगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी चीज़ आई तो एक तरह से वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे लिटरेसी के बारे में। ओके, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिटरेसी मीन्स है ना, रीड एंड राइट along with understanding। so इसका मतलब है कि prerequisite of education to education is an instrument of empowerment, है ना। तो इसके वजह से होता है क्या है कि if you are literate then you have greater consciousness of career and participating in knowledge economy, health awareness होती है आपको, better sanitation and hygiene, cultural and economic well-being of community होता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल बेस्ड आपको केरला में मिलेगा। केरला में क्यों, क्योंकि अब देखोगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल लिटरेसी है, तो उनकी कम्युनिटी भी अच्छी है, वेलबींग ऑफ कम्युनिटी, है ना। तो फीमेल लिटरेसी, एक बात और है कि फीमेल लिटरेसी इज राइजिंग फास्टर। अब क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले वीमेंस को नॉट अलाउड, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी यू कैन से। तो बाद में जब इनको ये अपॉर्चुनिटी आई तो दे आर कैचिंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, इसका they are catching the opportunity, तो that's why it is rising faster। ये MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है, तो केरला is approaching towards universal literacy, so it can be asked which state is approaching towards universal literacy, then you can mention केरला। और अब हम बात करते हैं रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। तो इससे पहले आप देखोगे तो जैसे केरला है ना और बिहार, तो इनके बीच में काफी ह्यूज डिफरेंस है ना, दे आर लेगिंग फार बिहाइंड। ओके, तो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है कि कोई स्टेट्स तो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है और कोई बहुत ज्यादा बैकवर्ड है इन एजुकेशन। सो अब हम बात करते हैं रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। तो नोट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट अभी बुक में है तो जरूर से देखो। तो इसमें हम देखते हैं इंडिया इज अ रूरल इकोनॉमी। ओके, तो इंडिया इज अ रूरल इकोनॉमी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, एंड जो मेजोरिटी पीपल हैं वो रूरल एरिया में ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, 68.8% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया एंड 31.2% पीपल लिव इन अर्बन एरियाज। तो देख सकते हैं कितना वास्ट डिफरेंस है ना, वास्ट मेजोरिटी इज लिविंग इन रूरल एरिया यू कैन से, एंड जो अर्बन एरिया में है तो कम है। तो आप देखोगे तो ग्रेजुअली ये माइग्रेट होने लगे, जो रूरल एरिया के पीपल हैं वो माइग्रेट होने लगे टू अर्बन एरिया। अब क्यों होने लगे, तो इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन क्यों होने लगा उसके वजह से होने लगे। तो क्यों, तो एग्रीकल्चर यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, पहले लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होता था जीडीपी में एग्रीकल्चर, लेकिन बाद में ये 1/4 ही कंट्रीब्यूट करता है इन जीडीपी। इसीलिए तो पहले जो जैसे रूरल एरिया में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर ही कम होने लगा एक तरह से, तो फिर आप मूव करते हो इन रूरल टू अर्बन एरिया। रूरल पॉपुलेशन इंगेज्ड इन नॉन फॉर्म एक्टिविटीज और माइग्रेट टू अर्बन एरियाज फॉर वर्क। तो जो रूरल पीपल हैं वे नॉन फॉर्म मतलब अब शहर में जाके दूसरे काम को ढूंढते हैं rather than जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की वजह से। तो क्यों, इसका क्या रोल है, तो ये ग्लोरीफाई करता है एक तरह से मास मीडिया क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है अर्बन लाइफ स्टाइल को। तो इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना,
रूलर हो तो फिर ये मूव करते हैं। एंड डिक्लाइन इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, हार्डशिप इंक्रीज। तो जैसे पोन्स वगैरह हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो पोन्स हो गई, वो गांव में होते हैं, सबके लिए कॉमन होता है ना। तो ये सारी चीजें अब कम होने लगी विलेजेस में भी, और यहाँ पे शहर में अब आओगे तो इस सारी चीजों को यू विल हैव टू बाय एवरीथिंग, है ना। तो हार्डशिप्स काफी बढ़ जाती हैं। रिलेटिव एनोनिमिटी विच सिटीज ऑफर फॉर लोअर कास्ट क्लासेस टू इंगेज इन लो स्टेटस जॉब्स। तो जैसे यहाँ पे आपका कोई पहचान का नहीं होता है शहर में, एक तरह से, है ना, आप अपनी पहचान बचा सकते हो। तो जो लोअर कास्ट या क्लास पीपल होते हैं, लोअर कास्ट जैसे ST SC, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, तो to hide their anonymity, they can come in urban area, they came in urban area and they can engage in low status jobs. Okay, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी की। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक तरह से। तो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सप्लिसिटली अनाउंस सच पॉलिसी इन 1952। तो ये फर्स्ट कंट्री है जो पॉपुलेशन पॉलिसी को अनाउंस कर रहा है ऐसे। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NEPP, इसको रीनेम कर दिया गया टू नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जरूर से ध्यान रखना, है ना। तो इट इज बेसिकली the programs क्यों लाए गए, because to influence the rate and pattern of population and growth in socially desirable direction। तो रीजन्स इसके कुछ हैं कि जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, इस एक सेटबैक हमें देखने को मिला नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। तो हमें भी पता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, तो उसमें भी एक सेटबैक देखने को मिला इस प्रोग्राम का। तो क्या है कि नॉर्मल पार्लियामेंट्री एंड लीगल प्रोसीड्यूर सस्पेंडेड एंड स्पेशल लॉज ऑर्डिनेंसेस इश्यूड विदाउट पासिंग इन द पार्लियामेंट। ओके, और इन ऑर्डर टू ब्रिंग ग्रोथ रेट डाउन, जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए कोर्सिव प्रोग्राम ऑफ मास स्टरिलाइजेशन, जैसे वेस्कोटॉमी इन मेन एंड ट्यूबेक्टॉमी इन वेमेन, जैसे नसबंदी होती है ना, तो उसको लागू किया गया। एक तरह से मास स्टरिलाइजेशन हुआ टू ब्रिंग द ग्रोथ रेट डाउन। ओके, वास्ट नंबर ऑफ पुअर एंड पावरलेस जो हैं, इनको फोर्सिबली लोग पकड़ के लाते थे, है ना, फॉर वेस्कोटॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। तो फोर्सिबली स्टरिलाइज्ड, मास प्रेशर ऑन लोअर लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे जो NM होती हैं, इन लोगों को क्या होता था कि दे आर लाइक कि इन्हें प्रेशर दिया जाता था कि भाई आप ये सब करो, है ना। तो पकड़ के लोगों को लाओ। वाइड स्प्रेड पॉपुलर अपोजिशन, है ना, तो बहुत ज्यादा इसका अपोजिशन भी रहा। जैसे कांग्रेस के बाद फिर जनता पार्टी आई, तो ये चीजें कहाँ रही फिर बाद में, है ना। तो अपोजिशन भी इसका बहुत ज्यादा रहा, लोगों ने भी अपोज किया। न्यू गवर्नमेंट इलेक्टेड आफ्टर इमरजेंसी, जनता पार्टी आफ्टर कांग्रेस। ओके, सो पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है, तो इसे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन मोमेंटम क्या होता है। सो हियर यू कैन सी इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस बॉक्स में देखो कि पॉपुलेशन मोमेंटम इज बेसिकली रिफर टू ए सिचुएशन वेयर अ लार्ज कोहोर्ट ऑफ वुमेन टू ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जैसे वुमेन कोई रिप्रोडक्टिव एज में है तो दे आर लाइक कि फ्यूलिंग द पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जैसे एक वुमेन है, एक एक करके ऐसे बच्चे और भी वुमेन है, तो वे फ्यूल करते हैं पॉपुलेशन को, और इसके वजह से बहुत ज्यादा एग्रीगेट पॉपुलेशन हो जाती है ना। तो इसी को हम पॉपुलेशन मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, जब एक एक करके बहुत सारे एग्रीगेट पॉपुलेशन हो जाती है तो हम पॉपुलेशन मोमेंटम बोलते हैं। और ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, तो इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये बॉक्स में है ना, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो मैंने पॉइंटर्स आपको बता दी हैं एंड यू कैन आल्सो रीड। ओके, सो हियर इज एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई थिंक कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं एंड वो मैंने बताया था कि आप इसे रीड कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड वी हैव आल्सो डिस्कस पॉपुलेशन मोमेंटम। तो
हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछना है, ठीक है। और मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे हैं इस लेक्चर के दौरान, आप सबका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, एंडिंग विद दिस, थैंक यू वेरी मच।